हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि प्लस टू के बाद या प्लस टू में क्या होता है कि जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो जैसे प्रोज पोएट्री तो उनको कहते हैं कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखिए। क्वेश्चन क्या होता है इसमें कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। क्या करते हैं कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखिए फॉलोइंग का, चाहे वो पैसेज हो चाहे वो स्टैंजा हो। करना क्या हमको, पहले लिखेंगे शुरू के शब्द एक दो जो भी स्टैंजा है पैसेज होगा, फिर लास्ट के शब्द लिखेंगे, बीच में डैश डैश कर देंगे, यानी यहां से लेकर यहां तक है। फिर जब रेफरेंस लिखते हैं तो उसमें एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि क्या इस स्टूडेंट को ये पता है कि कौन से लेसन का पैसेज है या स्टैंजा है और इसका पोएट या राइटर कौन है, तो इसके बारे में हमको बताना है। क्या लिखेंगे कैसे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन या पोयम, उसका नाम, फिर इट इज कंपोज्ड बाय पोएट है तो कंपोज्ड करेंगे, और अगर ऐसे में से लिया है कोई प्रोज के लेसन में से लिया है तो रिटिन लिखेंगे। तो क्या बना अगर प्रोज लेंगे तो दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, उसका नाम, इट इज रिटिन बाय उसका राइटर। और अगर पोएट्री में से है तो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम, इट इज कंपोज्ड बाय पोएट का नाम। फिर आगे चले कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे हम पूरे प्रोज के लेसन का तो सबस्टेंस लिखते हैं और पोएम के हम सेंट्रल आइडिया लिखते हैं। तो अगर प्रोज है चाहे पोएट्री है, जो भी स्टैंजा पैसेज दिया है तो उसका मैं सबस्टेंस लिखना या सेंट्रल आइडिया कह दो, जो भी पैसेज होगा या स्टैंजा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद लिखा जाता है एक्सप्लेनेशन, डिटेल ऑफ द लाइन्स विद फुल आइडियाज ऑफ द लाइन्स, यानी जो हमको स्टैंजा पैसेज दिया होता है उसको हमें विस्तार से समझाना होता है। एक्सप्लेनेशन यानी भाव अर्थ जिसे हिंदी में कहते हैं, कि जो हमें पोएट या राइटर ने जो लाइन्स दी हैं उनकी व्याख्या क्या हो सकती है, अधिक से अधिक पूरी डिटेल समझानी होती है, इसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन। फिर जब हम रेफरेंस भी लिख दें, कॉन्टेक्स्ट भी लिख दें, एक्सप्लेनेशन भी लिख दें, तो फिर बाद में होता है एनबी, विशेष। ये एनबी है, नोट ऑफ एनालिटिक भाषा शब्द है, तो एनबी लिखेंगे। सम पॉइंट्स अबाउट लाइन्स राइट इन वन लाइन। क्या करें कि एक ही लाइन में उस पैसेज या स्टैंजा में क्या अलग से बात है जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में नहीं लिख पाए, और वो एक इम्पोर्टेंट बात होती है तो उसको हम लिखें। जैसे मान लीजिएगा पोएम है तो पोएम में हम देख रहे कोई फिगर सोच पिच आई है यूज में जो स्टैंडर्ड दिया, तो हम वो एनबी में लिखेंगे कि मान लीजिएगा फिगर सोच पिच में सिमली यूज की है तो सिमली इज यूज्ड इन दिस स्टैंजा। फिर उसके एग्जाम्पल भी लिख दें किससे ये तुलना की गई है। मान लिया पोएट्री उसका प्रोज का है तो प्रोज में क्या करें, पूरे पैसेज में हमको क्या ऐसी बात दिखाई थी जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में हम नहीं लिख सके, वो एनबी में लिखेंगे। वो स्टैंजा के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी का, या रेफरेंस के स्टैंजा या पैसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर विशेष क्या है, वो पढ़ने के बाद तब आप लिखें। तो इसलिए मैं एक चीज़ आपसे एडवाइस करूँगा कि हर एक लेसन को आप थोरोली पढ़ जाएं, ताकि आपको एक तो ये पता लग जाए कि ये कौन सा लेसन है, जब उसका कोई स्टैंजा या पैसेज आ जाए कौन से लेसन का है। फिर ये भी पता लग जाए कि कौन सा राइटर या पोएट है इसका, क्योंकि अब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मोस्टली एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेंड करें आप,
जब लिखें तो मैं एक चीज़ कहता हूँ बार बार कि चाहे वो टेस्ट हो, चाहे एंट्रेंस हो, चाहे कोई एग्ज़ाम वैसे बोर्ड का या सीबीएसई किसी का भी हो, तो हैव पीसफुल माइंड, बिल्कुल शांत दिमाग रखकर, विदाउट टेंशन, टेंशन फ्री होकर तब अपने आंसर लिखें, तो हर चीज़ बड़े अच्छे से, बड़े सिस्टम से लिखी जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स नॉलेज तो बहुत रखता है, स्टडीज़ की बहुत है, लेकिन जब एग्जाम में पहुंचता है तो वो कुछ थोड़ा बोधरेशन में आ जाता है, कुछ टेंशन में आ जाता है, कन्फ्यूजन में आ जाता है। उन चीज़ों को तो अपनी डेली लाइफ में भी छोड़ दें आप, जिससे किसी तरीके का कन्फ्यूजन हो या टेंशन हो या बोधरेशन हो। क्योंकि ये जो पढ़ाई है हमारी, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, आने वाले भविष्य के लिए भी, वर्तमान के लिए भी है, कि हम इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि जीवन को सुचारू रूप से चला सके। और ये एग्जाम भी इसलिए होते हैं कि हम सीख जाएं कि वी शुड हैव पीसफुल माइंड इन एनी कंडीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।